कोई कितना ही चिल्लाए। कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, मोदी की सरकार है तो आटे की भीख मांग रहा है। बहुत सारी बहसबाजी हो चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर, आपने देखे होंगे मोगांव में गर्मा गर्मी का माहौल है। क्या बताना चाहोगे लोकसभा के चुनाव को लेकर? देखो, मैं सबसे पहले जो हमारे मतदाता बंधु है उनसे मेरा ऐसा निवेदन है, आपसी किसी चुनाव के चक्कर में आपसी मतभेद ना करे। कांग्रेस है सवाल, कांग्रेस सबूत मांगने वाली पार्टी है। जब आवाज सुन ले, आज मोदी ने मेरे को घर खोल दिया, आज मैं आबाद हूँ। आज तो मेरे को किसी कांग्रेस के सरकार में मेरे को सिर्फ संडास मिला था 12,000 की, इसकी मेरे को सिर्फ 6,000 मिलते पर खा के। आज ये मोदी के सरकार में A to Z पैसा मिलता है। आज मोदी सरकार है तो सब कुछ है। आपको कि ये बोल रहे 370 कश्मीर का मुद्दा है तो केजरीवाल की ईडी भी दिल्ली का मुद्दा है, सरवाटोला का नहीं है। फिर का कोई ईडी यहाँ सरवाटोले पे किसी पे नहीं बैठी। एनआरसी का भी विरोध करते हैं। देश का चुनाव है इसलिए देश की बात आती है। कैसा है कि आज देखो, भाजपा का नारा है कि अब की बार 400 पार। वो तो लोगों को चूतिया बनाने की मशीन है। वो जो उसका गणित क्या था, मोदी का गणित यही था कि उसको केजरीवाल के अंदर कर दो, वहाँ से इतने सीटें ले लो, उसको शिबू सोरेन के एरिया में जाकर के वहाँ ये कर लो, वहाँ ये कर लो। यानी देश में ऐसी अराजकता और डर फैला करके वो सीटें हथियाने का उसका एक माहौल था, एक षड्यंत्र था, लेकिन उसको फेल हो गया। मोदी 180 के ऊपर जा नहीं सकता। देश के अंदर घबराहट कहाँ शुरू हुई है, विचार करने की बात है। मैं क्या बोलता हूँ उसको अर्थ नहीं है। आज तुम्हारे दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जो हुआ, वहाँ पे कांग्रेस की नहीं चली, बीजेपी की नहीं चली, तो आज 70 सीटें में से 67 सीटें जिसने लाया, उस आदमी के अपनी कैसी तो भी अपने वहाँ वंडर की चलने को ना करके उस आदमी को अरेस्ट करा गया। ये कोई हमारा नहीं है, वो पक्ष का सवाल नहीं है। उसके पहले भी वैसे 4 आदमी गए थे, वो एक आदमी निर्दोषों के बारे हो गया है। ये केजरीवाल भी आएगा, सवाल वो नहीं है। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि जो भाजपा की फंसाया गया है, अपना शासन बिठाने के लिए फंसाया गया है। ये नरेंद्र मोदी की चाल है। इसके पहले जो भी पक्ष ने प्रचार किया कि भाई कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, मैं इसका एक रीजन बताना चाहता हूँ। आपके आजा बाबा कोई रहे होंगे तो 70 साल के पहले आपके आजा बाबाओं की आवक कितनी थी? उसकी सरकार तो 60,000 रुपए देती थी, पैसा कम थी ना। उस समय महंगाई कम थी, उस समय महंगाई कम थी। अभी महंगाई के हिसाब से उसका रेट और बढ़ा, लेकिन उस समय कैसा था, हर चीज का देते थे। उस समय वो रेट नहीं था। उस समय 30-35 रुपए में सीमेंट की बोरी आती थी, 1.5 लाख वाला बोरी आती थी। अपन मकान में मट्टी के मर जाते, वो मोदी सरकार कभी पैसे नहीं देता 1.5 लाख, तो अपन मट्टी के मकान में मर जाते। आज उसने सहारा किया, कर्ज बाजार हो जाए कुछ भी हो, लेकिन उसने सहारा किया तो आप सीधे अपने मकान में रह गए, नहीं तो नहीं रहते। बर्बाद नहीं हुआ, बर्बाद कोई नहीं हुआ। जो 1.5 लाख देख के 15 लाख अपने जेब की कैपेसिटी देखा नहीं, जिसने दुनिया से 15 लाख का लोन लाया, लोगों को दिखाने के लिए बंगला बनाया, वो बर्बाद हुआ। मैंने झोपड़ी का लाभ लिया हूँ, मैं बर्बाद नहीं हूँ। मोटरसाइकिल लिया हूँ, पिछले साल बेडरूम में एसी लगाया, मेरे घर में पूरी पीओपी लगी हुई है। अभी 2 लाख रुपए का फर्नीचर बनवाया। कर्जा लिया था सिर्फ 1 लाख रुपए का। मेरी स्लैब 16 तारीख को है, इंदिरा आवास की। काका कैसा सांसद होना आपको? सांसद पैसे खाने वाला है। क्यों ऐसा, क्यों पैसे खाने की बात क्यों? पैसे खा रहे ना अभी, इसलिए वैसा सांसद होना हमको। मतलब इसके पहले की बात नहीं ना, इसके पहले जो सांसद तो ठीक है, उम्मीदवार को मतदान करूंगा मैं। मतलब आपने जो पैसे खाने की बात कही है, तो इसके पहले के सांसद जो है वो भ्रष्टाचार और पैसे ही खाते थे। सब में लिप्त है वो। कैसे, क्या बताओ थोड़ा। आप उतना नहीं बता सकता, लिप्त है पूरे खासदार। क्या दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। गोंदिया भंडारा जिले में लोकसभा के चुनाव लग चुके हैं। चुनाव लगते ही लोकसभा का जो सर्वे है, सीधी बात जो कही जा रही है जनता के साथ, आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। वैसे गोरेगांव तहसील के अंतर्गत मोहगांव बुर्ज में हम मौजूद हैं। मोहगांव बुर्ज में आज हम डिबेट कराने जा रहे हैं, जो कि कांग्रेस भाजपा के बड़े बड़े जो यूनियंस के लीडर है गाँव लेवल के, उनका आज आमना सामना भी दिखाएंगे। क्या आमने सामने में होता है तो ये भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। वैसे ही किसने कितना विकास किया, कौन कर रहा है जनता के हित की बात, ये भी हम आपको दिखाएंगे। कई सारी बातें खुलने का संदेह भी निर्माण हो रहा है। दर्शकों आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो काका कैसा सांसद होना आपको? सांसद पैसे खाने वाला है। क्यों ऐसा, क्यों पैसे खाने की बात क्यों? पैसे खा रहे ना अभी, इसलिए वैसा सांसद होना हमको। मतलब इसके पहले की बात नहीं ना, इसके पहले जो सांसद तो ठीक है, उम्मीदवार को मतदान करूंगा मैं। मतलब आपने जो पैसे खाने की बात कही है, तो इसके पहले के सांसद जो है वो भ्रष्टाचार और पैसे ही खाते थे। सब में लिप्त है वो। कैसे, क्या बताओ थोड़ा।
आपको उतना नहीं बता सकता, लिप्त है पूरे खासदार। क्या और देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पक्ष की ओर से डॉक्टर प्रशांत पडोड़े इन्हें उम्मीदवारी दी गई है, तो दूसरी ओर देखा जाए तो महायुति भाजपा की ओर से खासदार सुनील मेंढे इन्हें उम्मीदवारी दी गई है, और बीच में देखा जाए तो सेवक वागाए ये जो है रडार में खड़े हैं। तीनों के नाम ऐसे जग जाहिर होने बैठे हैं। वोट किसे देंगी जनता, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। तो आइए हम यहाँ पे एक महोदय बैठे हैं हमारे साथ में, उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहोगे काका, कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति एक पढ़ा लिखा इंसान होना, जो बेरोजगारी की तरफ जो अभी ये जो बच्चे दिख रहे हैं, ये जो बच्चे दिख रहे हैं अभी, इनके भविष्य के ऊपर ध्यान देने वाला होना, ना तो हमको ये अंगठा गवार भी नहीं होना। और गोंदिया जिले का रिकॉर्ड ऐसा है कि गोंदिया में आज तक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी चुनाव जीते नहीं है। ये एक बड़ी सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, तो ये क्यों समस्या है कि भाई हम लोग अभी तक प्रतिनिधि का के उसके नेतृत्व कैसे होते हैं समझे ही नहीं। उसके नेतृत्व कैसे होते हैं, उसमें क्या एबिलिटी होना चाहिए, ये हम समझे नहीं। ये कौन समझेगा? ये जो ऐसे भी जो जवान लड़के, हम इनको अगर वो नेतृत्व की दिशा दिखाएंगे तो ये समझेंगे, तो उस हिसाब से उम्मीदवार चाहिए। नहीं तो फिर वही पिछले बार मेंढे जी थे, 5 साल में कौन से गांव में गए पता नहीं, 27 गांव में तो बहिष्कार हुआ है, अभी उसका हुआ है, शायद आपको ही पता होगा। 27 गांव में उसकी गाड़ियाँ घूमना बंद हो गया है। तो ऐसा भी प्रतिनिधित्व होना कोई इसको कोई मायना, मतलब आपका कहना ऐसा है कि इसके पहले के जो पूर्व सांसद थे उन्होंने कोई काम नहीं किया? विकास की बात किया जाए तो विकास के मुद्दे पे ऐसा है कि भाई मुझे तो मेरे गांव में कोई काम नहीं दिखा है उसका भी, मैं बाकी गांव की नहीं बताता, मेरे गांव में तो उसका कोई काम नहीं दिखा है, दिखा दो आऊंगा। समझे? तो एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान होना जो समझ सके, लोगों की समस्याओं को समझ सके, ऐसा प्रतिनिधित्व होना। तो प्रशांत ठीक है, ऐसा लग रहा है। हमारे साथ जो शख्स मौजूद थे मोहगांव बुज के, जो कि लोकसभा चुनाव को लेकर कैसा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति चाहिए, उन्होंने बताया चौहान जी ने। तो हमारे साथ में एक शख्स मौजूद है सिद्धार्थ बिसेन, जो कि सरवाटोला के रहवासी है, उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहोगे जो कि चौहान जी ने कहा है कि 27 गांव में जो भाजपा की ओर से जो उम्मीदवार खड़े हैं सुनील मेंढे, इन्हें 27 गाँव में बहिष्कार किया गया है, इनका अभी तक के कोई विकास के काम नहीं हुए? देखो, ऐसा है कि इस दुनिया में जो भी नेता है वो पूरे 140 करोड़ लोगों को समाधान या खुश नहीं कर सकता अपने कार्य से। अगर जिस दिन ऐसा हो जाए तो उस दिन लोकतंत्र तो बचेगा ही नहीं। जो सेंट्रल के जितने भी फंड आ रहे हैं, झोपड़ी आ रही है, शौचालय आ रहा है, किसान के खाते में जो मोदी जी के 2000 रुपये आ रहे हैं, इसका श्रेय डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मेंढे साहब को जाएगा। अरे भाई, मेंढे साहब जैसे अगर 300 साढ़े 300 सांसद अगर चुन करके जाएंगे नहीं, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे नहीं, तो फिर तुमको 2000 रुपये कौन देगा? कि इसके पहले जो भी पक्ष ने प्रचार किया कि भाई कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, मैं इसका एक रीजन बताना चाहता हूँ। आपके आजा बाबा कोई रहे होंगे तो 70 साल के पहले आपके आजा बाबाओं की आवक कितनी थी? ठीक है, वो आवक के ऊपर खर्चा होते था, बराबर है। 10 रुपये आवक आती थी तो 10 रुपये के हिसाब से खर्च होते था। आज हमारे आवक बढ़ गई, खर्च बढ़ गया, तो सीधी सी बात है कि सरकार के पास पैसा आना चालू हो गया तो लोगों को देना चालू हो गया। एक तरफ आप तो दे भी रहे हो, दूसरी तरफ से निकाल भी रहे हो। आपको पता है टैक्स कितना लगता है? तो हर चीज़ पे टैक्स कितना लगता है? एक साबुन लो तुम 10 रुपये की, वो साबुन पे 1 रुपया टैक्स है। हर घर में साबुन का यूज होता है। तो आज इस मोहगांव में एक दिन में 100 साबुन होती है तो 100 रुपया गवर्नमेंट के खाते में जाता है। ठीक है, मैंने खाली एक साबुन का नाम बताया। ऐसी कई सारी चीज़ें जिसके ऊपर टैक्स लगता है, तो ये टैक्स पैसा गवर्नमेंट के पास, जो पहले जो टैक्स होता था ये नहीं था इतना, अभी टैक्स बढ़ा तो भाई पैसा देना चालू किया। सीधी सी बात है, जायज़ बात है ये वाली। क्या बताना चाहोगे बिसेन जी, जो कि इन्होंने टैक्स के ऊपर सीधा निशाना ताना है? चौहान जी के कहने से मेरे को ऐसा लग रहा है चौहान जी के कहने से ऐसा लग रहा है कि 70 साल में कांग्रेस ने टैक्स लीच नहीं और सब कुछ जनता को दे दी, और सिर्फ 10 साल से ही लोग टैक्स दे रहे हैं। अब मैं तो कैसा टैक्स का अनुभवी आदमी हूँ, मैं 2014 के पहले से टैक्स भर रहा हूँ, और मेरे टैक्स की डिटेल ग्राम पंचायत में मिल सकती है तुमको, क्योंकि मेरी खुद की फर्म है जीएसटी वाली, मैं खुद ITR पे करता हूँ साल का। अब टैक्स, पहली बात तो आपको ये पता, पहले वैट होता था, ठीक है, पहले वैट होता था, अब जीएसटी हो गया, लेकिन टैक्स पहले भी था, आज भी है। ठीक है, अब 2 मिनट रुको। कैसा है, पहले मेरी बात को पहले समझ जाओ। आपने जो टैक्स की बात की कि 100 रुपये की साबुन है, हाँ। मेरे को एक बात बताओ, आपके जो सवाल है बेरोजगारी है, विकास काम नहीं दिख रहे, आपको कहाँ विकास काम नहीं दे? पहली बात तो कैसा है, विकास काम अगर देखना है तो गांव के बाहर भी निकलना पड़ेगा। गांव में तो दिख रहे बहुत,
गांव में तुम्हारा आज से 10 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क है ना। रोड, रास्ते, नालियाँ, सोलर के पावर प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें तो दिख रही है, ठीक है। उसके बाद में कचरा पेटी, घंटा गाड़ी, ये वो ग्राम पंचायत से सारी चीज़ें। उसके बाद में कोविड जैसी महामारी आने के बाद में भी उस इंसान ने इस देश को उस उच्चतम पद पर पहुंचाया है। आज वर्ल्ड में मोदी जी का जय जयकार है। कतर में हमारे 8 सैनिकों को फांसी हुई थी, उनको बिल्कुल यानी शेर की दहाड़ मार के छुड़ा के लाए डंके की चोट पर। मेरा इधर मेरा ये नहीं ठीक है, आपका भी कहना सही है कि भाई उस समय टैक्स नहीं था क्या। हाँ। तो मैंने आपको उसी समय एक सवाल ऐसा किया कि भाई हमारे आजा बाबा जब थे तब हमारे आजा बाबा की आवक 100 रुपये थी, आज हमारी आवक 1000 रुपये है। तो वो हिसाब से उस समय का खर्च आज के खर्च में फर्क गिरेगा, ये तो सीधी जायज बात है। ये गलत बात है। पहले भी टैक्स था, आज भी है, लेकिन फर्क यहाँ पे है। क्या बताना चाहोगे चचा, जैसे कि आपने आमना सामना देखे होंगे, इन लोगों का टैक्स को लेकर वाद विवाद चल रहा है। अब वो ठीक है। आजकल क्या है, मजदूर भी कोड़ी हो गए। बताता हूँ तुमको, मजदूर भी कोड़ी हो गए। चल रहे दादा, पहले पटेल लोगों की थी, अरे फलाना ये जो का रे घरी अजी नहीं अजी ये तो बाबा, आज तो बोलते हैं भाऊ ये जो कहा कामाले, तो आप हो गए मजदूर कोड़ी मेन चीज। हाँ, तो वो क्या है, महंगाई कुछ नहीं हुई, वो गवर्नमेंट देती है चावल, उनको खाते हैं, बढ़िया बड्डी बनाते हैं और खिलाते हैं फ्री का। बात तो हो गई। मतलब आपका कहना ऐसा है कि अभी की सरकार ने आलसी बना दी। हाँ, ये आलसी बना दी। अभी की सरकार ने आलसी भाव राम राम। लोगों को क्या बताना चाहोगे, जैसे कि आपने सुने होंगे टैक्स को लेकर काफी सारी बातें सामने आ रही, मोदी जी की वर्ड में जय जयकार है, ऐसा कहना आ रहा है। एक तरफ भैया का कोई टैक्स का विरोध कर रहा है तो कोई कुछ। अब वो जिस आदमी जिस पक्ष से जुड़ा है उसकी तो क्या बोलते हैं वाहवाही करेंगे, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज देश में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार सत्ता बदलना है हमको और नया प्रधानमंत्री बनाना है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बात का प्रश्न है। हम विपक्ष में उसके मोदी के प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे और देश की सरकार बदलने में पूरा सहयोग देंगे। क्यों कि देश में आज मनमोहन जी के ज़माने में तीसरे नंबर पर आर्थिक नंबर पर अपना भारत देश था, तीसरे नंबर पर आर्थिक स्थिति में, आज 7वें नंबर पर गया है और देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है और देश की अर्थव्यवस्था छिन-भिन हो रही है। जिनको कोई भी अगर प्रश्न स्वतंत्रता से अपना उठाना चाहता है मुद्दे विपक्ष के, तो उसको दबा दिया जाता है, उसको ईडी और CIB के चक्कर में उनको फंसा दिया जाता है और इसके लिए हम उसका निषेध करते हैं मोदी जी का कि ये नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर प्रजातंत्र में हर आदमी को अपने मुद्दे रखने का, अपने विचार रखने का स्वतंत्र अधिकार है और इस माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि इस बार सत्ता परिवर्तन के रहे हम सत्ता बदलाव के रहेंगे। हम अपने एरिया में अपने खासदार को चुन के लाएंगे, 100% चुन के लाएंगे। हमारे प्रशांत भाऊ पटोले जी है वो चुन के आएंगे, ये हमारा दावा है। एक तरफ भाजपा का नारा है कि अब की बार 400 पार। वो तो लोगों को चूतिया बनाने की मशीन है। वो जो उसका गणित क्या था, मोदी का गणित यही था कि उसको केजरीवाल के अंदर कर दो, वहाँ से इतने सीटें ले लो, उसको शिबू सोरेन के एरिया में जा करके वहाँ ये कर लो, वहाँ ये कर लो। यानी देश में ऐसे अराजकता और डर फैला करके वो सीटें हथियाने का उसका एक माहौल था, एक षड्यंत्र था, लेकिन उसमें फेल हो गया। मोदी 180 के ऊपर जा नहीं सकता और इतना मैं दावे से बोलता हूँ कि इस बार सत्य परिवर्तन की लहर है, सत्य परिवर्तन होगा और हमारे यहाँ विदर्भ में अधिकतर सीटें और महाराष्ट्र में तुम्हारी इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी। इसके पहले सांसद थे सुनील मेंढे, क्या लग रहा है आपको? सुनील मेंढे नथिंग, सुनील मेंढे सिर्फ उसका नाम है, बाकी काम इस एरिया में कुछ भी नहीं है। और सुनील मेंढे जिस उद्देश्य से लोगों ने उसको एक बार चुन के लाए थे, उसमें से 10% भी काम उसने ये भंडारा गोंदिया जिले के अंदर किया है, सब मुझे नहीं लगता। क्या बताना चाहोगे अंकल? पहली बात तो कैसा है, अपन ग्रामीण विभाग में हर आदमी को काम मिलने को रहा, ये मुख्य बात। दूसरी बात, आप अभी जो ये अपना भंडारा जिला नहीं पूरे विदर्भ बोलोगे, हाल महाराष्ट्र बोलेंगे, किसान लोग ज़्यादा है। पहली बात कैसा है कि 2014 के पहले से तुम देखोगे, शादी से तुम्हारे सल्फेट बोरी की बोलूँगे 50 किलो की बोरी आती थी तो 45 किलो होगी, 5 किलो वहाँ कम हो गया है। रेट ज़्यादा हो गया, 180 रुपये रेट था, पहले 150 था, 180 हुआ, आज 267 में गवर्नमेंट रेट में मिल रहा है। ठीक है, ब्लैक रेट में कम ज़्यादा करते हैं, इसलिए बोलना नहीं मेरे को। लेकिन कैसा है, ये सरकार का जो उद्देश्य है
तो कहीं का मतलब काश्तकार और ये खेत मजदूर के विरोध में चल रहा है टोटल। अभी ये 100 दिन की रोजी कहीं भी काम नहीं है। दूसरी बात, काश्तकार को जो बोनस वाली जो बात है, बोनस कौन देता है? केंद्र सरकार देता है। अभी तक जो बोनस नहीं मिला, काश्तकार की स्थिति तो ये भीख नहीं होना, उसका रेट ज़्यादा मिलने को ना धान का, और मजदूरों की रोजी मिलने को ना, उनका भी पेट भरना जरूरी है। दूसरी बात महंगाई, आज तुमको बताओ ये इलेक्ट्रिक जो है, शासन जो इलेक्ट्रिक चला रही है और वो हम लोगों का भी सहयोग से चल रही है। बिल के लिए आज पहले कैसा था, साल में एक बार बिल आते था। जब मीटर का जो बिल जब साल में आते था, उसका जो बजट भी था टैक्स वगैरह तो सिर्फ एक बार देना पड़ता था। आज हर महीने में आता है। तुमने 27 तारीख को दी बोले तो 28 तारीख को लाइनमैन घर पहुंच जाता है। दूसरी बात, लाइन हर दिन जाती है शाम को। मट्टी तेल गायब कहाँ हुआ? ये सरकार ने जॉब देने को ना, मट्टी तेल मिलना बंद हो गया। गैस की बात है, गैस भी लोगों को सिर्फ क्या है, थोड़ा सा लालच देते थे गैस है। आज की स्थिति इतनी खराब हो गई कि गैस भी समय पे और मिलने भी, लेकिन उसका रेट जो है, सब्सिडी कहाँ गई? सब्सिडी नहीं मिल रही है अभी लोगों को, ये मुख्य बात है। बाकी जब तुम्हारा जब महंगाई की तुम्हारा तो एक दिन के मैं इसमें भी पढ़ा था कि बोले तुम्हारा पेट्रोल का जो रेट है, पेट्रोल डीजल, मैं ये जब जाता 2014 के पहले इसका पेट्रोल का रेट क्या था? डबल हुआ। पेट्रोल का रेट डबल हुआ तो महंगाई का डबल उसके हिसाब से क्या है? तो फिर जब पेट्रोल डीजल का रेट डबल हुआ तो काश्तकार के धान का भी रेट डबल होने को ना, ये मेरा उद्देश्य है। बाकी कुछ नहीं। सवाल सरकार किसी की भी रहे, नरेंद्र मोदी रहे और कोई भी रहे, लेकिन पब्लिक हित में चलने को ना। जो पहले बार जो चॉकलेट दिया गया, मैं भी उस समय था, पहले बार जो नरेंद्र जी मोदी बने, नाना भाऊ के पटेल के सामने वो उनके उम्मीदवार थे, हमने उनको चुन के दिए। उसके बाद में परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। अभी जो काम अच्छा करता है उसको जेल में डाला जाता है। अब मैं बोलता हूँ, जिस ढंग से यदि विरोधी वालों को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे यदि अरेस्ट करता हूँ तो उनका एक हाथ भी आदमी यदि अरेस्ट करता, पब्लिक स्वागत करती। उनका एक भी आदमी सुने, गोंदिया से लेके तो दिल्ली तक एक भी उनके आदमी को केस नहीं है, तो साफ सुथरी है क्या? बस मेरे को ये सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी हुआ नरेंद्र मोदी, मेरा ऐसा आरोप है। क्या बताना चाहोगे अभी तक के आपने सुने? अब ऐसा है कि उन्होंने तो पहले ही बोले, मामा जी ने ही बोले कि जो जिस पक्ष का है उस पक्ष की तारीफ करता है। अब ऐसा है कि ये तो समझने वाली बात है कि अब तुम्हारे पास में अगर इतना स्ट्रांग ऐसा मुद्दा है, ऐसी कुछ मजबूती ठोस ऐसा कुछ है, तो तुम जिन लोगों का तुम चेहरा नहीं देखना चाहते उनसे क्यों? अब सीधी बात है ना, एक कहावत है, चाहे एक किनारे पे गिधड़ बकरी सब पानी पी रहे और एक किस पे शेर, तो समझ जाओ राजा ईमानदार है। बरोबर, ईमानदार है ये। उनका कहना एक और आया कि जो पहले के टाइम में रॉकेल मिलता था, वो रॉकेल कहाँ गया? रॉकेल किस चीज के लिए मिलता था पता है आपको? दिया जलाने के लिए मिलता था कि स्टोव जलाने के लिए मिलता था, ये बताओ। स्टोव। हाँ, तो अभी स्टोव के जगह पे क्या आ गया? तुम क्या गैस बोलिए। फिर गैस में रॉकेट डालोगे? यानी तो राहुल गांधी वाली बात कर लिए, तुम स्टोव जलाते हो उसके ऊपर। हम नहीं कर रहे राहुल गांधी वाली बात, हम नहीं कर रहे। अरे तो यही बात ना, तुम बोल रहे हो कि गैस आ गई फिर भी मट्टी तेल दो। मट्टी तेल तुमने बोले कि मट्टी तेल दिया जलाने नहीं मिलता था। सामने वाले का सवाल था, वही जवाब आपको तो मैंने जवाब दे दिया ना। जब गैस आ गई तो मट्टी तेल की क्या जरूरत है? गैस कितने % लोगों क्या है और गैस का उपयोग? गैस जो है, मोदी सरकार ने जो गैस उज्ज्वला गैस दिया था वो करीब पीछे जामन 10% कम हो गई है। जो 100% उसने दिया था, जिसमें 10% शुरू है, 90% बंद हो गई है। लोगों के अंडे पड़े भरने को पैसे नहीं है, गैस के रेट इतने बढ़ गए हैं। तो वही पुरानी स्थिति फिर से कायम हो गई है कि मट्टी तेल का दिया जलाओ और मट्टी तेल का स्टोव जलाओ। ग्रामीण विभाग में स्टोव कम जलते हैं, दिए में तेल ज़्यादा जलता है। लाइट आज भी हफ्ते में 3 बार जाती है, 3 बार अंधेरे में लोगों को रहना पड़ता है। हफ्ते में 5 दिन तुमको लाइट रहती है। ऐसी स्थिति गाँव की है। खेती में भी वही स्थिति है, गाँव में भी वही स्थिति है। तो राकेल होना, मट्टी तेल होना अति आवश्यक है गरीब लोगों के लिए, क्योंकि ये कंट्रोल के माध्यम से कम रेट में मिलता है, जिससे उनकी आजीविका चलाने में उनको सहायता होती है। ये होना चाहिए। एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे, छोटा सा सवाल है कि लोगों का कहना आता है कि जो कि कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार खड़ा है वो डमी उम्मीदवार है, सेवक वाघाए का आरोप है। अब ऐसा है, डूबने वाला किनारे वाले को भी खींचता है, ऐसी ये कहावत है। सेवक वाघाए जो है वो इंडिपेंडेंट है, टिकट नहीं मिली, पार्टी से असंतुष्ट होकर के वो आलोचना कर रहा है, लेकिन उसका कोई ऐसा ग्राफ नहीं है या वो कोई एक कैंडिडेट नहीं है हमारे पक्ष का। हमारे पक्ष का जो कैंडिडेट है वो एक दमदार आदमी है और अच्छा आदमी, अभी नया आया है। उसको राजनीति की अभी सीखने के लिए कुछ समय तो लगेगा। अभी वो
विदेश से इंडिया आया, इंडिया में कुछ दिन रहा, यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, राजनीति को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, बुद्धिजीवी है। वो अनपढ़ गवार नहीं है, जैसे इस देश में कुछ नेता लोग हैं ना अनपढ़ गवार, वैसा नहीं है, बुद्धिजीवी आदमी है, सभ्य आदमी है, सुशिक्षित आदमी है। एक सवाल करना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार की बात की थे, आपने सुने होंगे सामने वाले का सवाल कि यदि अगर भाजपा के कोई भी प्रतिनिधि मंडल को अब तक के भ्रष्टाचार के आरोप में साबित नहीं किया गया और अरविंद केजरीवाल आवाज उठाता है या कोई विपक्षी दल के नेता आवाज उठाते तो उनके ऊपर ईडी की चौकसी लगाकर उन्हें दलाया धमकाया जाता है। अब मुझे ठीक है ना, अगर मान के चलो आपका कहना ऐसा है कि ये ईडी की धमकी है, चमकी है, तो अरविंद केजरीवाल ने 45 लाख रुपए बंगले में खर्च नहीं करना था। ठीक है, 45 लाख रुपए बंगले में खर्च नहीं करना था। वो कौन अपना कोलकाता में जो पकड़े गए थे उनके घर में 18 करोड़ रुपए नहीं मिलना था। तुम साफ सुथरे रहो, मैं ठीक है मेरे घर में बिठा के दो ईडी, चलो कुछ भी नहीं मिलेगा तुमको। अरे भाई तुमने चोरियां की हो इसलिए अंदर जा रहे हो, तुम आने तो सीधा खुद का कैमरा चालू करो, आओ बोलना ईडी मेरा घर चेक करो, मैं 10 साल से खासदार हूँ, आमदार हूँ, मेरे घर में देखो कितने पैसे, मेरी पूरी प्रॉपर्टी चेक करो, बोलना चाहिए। सवाल वो नहीं, हमारा सवाल ये है कि जिन लोगों के ऊपर तुम आरोप करते थे, जो कांग्रेस में था वो दागी था, भाजपा में जो गया मोदी से हाथ मिलाया उसके चरण छुए तो वो क्लीन चिट हो। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि जो सांसद गोंदिया भंडारा जिले के थे प्रफुल्ल भाई पटेल, इनके ऊपर ईडी का दाग लगा था ना, ये न्यूज आई थी और सत्य असत्य क्या है मालूम नहीं, आज उनको क्लीन चिट मिल गई है। अर्जुन केजरीवाल भाजपा में जाओगे तो साफ हो जाओगे, नहीं तो नहीं। भाजपा का साथ पकड़ो तो तुम क्लीन हो, साफ हो, स्वच्छ हो, और कांग्रेस के साथ हो तो तुम दागी हो, बागी हो, आतंकवादी हो, जो भी हो। इस पर क्या कहोगे आप? इस पर मैं एकदम सही कह रहा हूँ, इनका जो कहना एकदम सही है। तो 70 साल में तुमने इतने डागी वेच के तो नहीं होना था ना, डागी साफ सुथरे रहना था, दिखाना था। देखो 10 साल में भी आज आप पद पे नहीं भी है तो भी साफ सुथरा हमारा कॉलर है। तुम 70 साल में इतने घापे करके बैठे हो, आज तुम्हारी फट रही है, सीधी बात है। तो भाजपा में नहीं, अच्छा ये मेरा ये कहना है कि भाजपा में जिन लोगों के पास में 50 करोड़ की संपत्ति नहीं थी, आज 50,000 करोड़ की संपत्ति आ गई, उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं? आज मेढे के ऊपर मेढे की प्रॉपर्टी 5 साल पहले कितनी थी हमारा सांसद, आज उसके ऊपर जो इतनी प्रॉपर्टी उसके ऊपर ईडी क्यों नहीं? मोदी खुद कितने पैसे वाला आदमी है? तो भाजपा में जो इतने उद्योगपति, इतने कार्यकर्ता जो पैसे वाले हो गए, उनके पास जो है उनके तरफ कभी उन्हें नजर घुमाए क्या ईडी की? एक हाथ तो भी भाजपा का नेता आया क्या इस चपेट में? नहीं, फिर विपक्ष क्यों? अब रहा सवाल मेंढे जी का कि तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सुनील मेंढे साहब को ये कब से जानते हैं? सुनील मेंढे साहब को जब से यहाँ सांसद हुए तब से हम जानते हैं, लेकिन आज के प्रॉपर्टी में उधर के प्रॉपर्टी में, पहले के प्रॉपर्टी में अंतर है। जैसे बेदरे जी ने बोले कि मैं जब से सांसद है यानी 5 साल से जानते हैं। सुनील मेंढे साहब को मैं 2010 से जानता हूँ। मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था JM पटेल कॉलेज BBA में। उस समय उनका माधव नगर, केशव नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, खात रोड तक के उनका प्लॉटिंग का और बिल्डिंग वर्क का धंधा था। सुनील मेंढे कोई खासदार बनने पे करोड़पति बना ऐसी बात नहीं है। वो आदमी पहले से ही अपने धंधे के बदौलत करोड़पति आदमी है। सुनील मेंढे एक ब्रांड है भंडारा का बिजनेस के मामले में। वो कहना नहीं है, मेरा ये कहना है कि उस समय उतनी कितनी प्रॉपर्टी थी, उतने इतने सालों में जहाँ से शुरुआत की उसने अपने कामकाज की, ठेकेदारी की, वहाँ से लेकर 5 साल के पहले तक कितनी प्रॉपर्टी थी और आज उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो वो पुरानी प्रॉपर्टी और नए प्रॉपर्टी की तुलना किया जाती है, पैसा आया कहाँ से? मेरा कहना है जवाब देंगे नहीं निकालने दो ना, वहाँ से बजाएंगे। मोहन पूरा बैकअप ले नंबर था वो ग्राम पंचायत 393 में कहा था मोदी सरकार है यहाँ पर। मतलब क्यों मोदी सरकार, क्या आपके बातों को हम समझे नहीं? मोदी सरकार था यहाँ पर, ग्राम पंचायत में सारा नंबर से था यहाँ पर 393 60 नंबर था, 60 नंबर 2 भाई का, वो साला PM आ गया यहाँ पर। घरकुल में 1.5 लाख में घरकुल बनता नहीं, ये लोगों को बर्बाद करने का, लोगों को चूतिया बनाने का षड्यंत्र है। मेरे को ये बताओ कि एक मंत्री के पीछे जो गाड़ियां दौड़ती है, करोड़ों का खर्च होता है, एक दिन में 1 लाख रुपए कम से कम 50,000 होता है, और गरीब का मकान बनाने के लिए 1.5 लाख की झोपड़ी कैसे बनेगी? इसमें सबसे ज्यादा काश्तकार को या झोपड़ी वालों को बर्बाद करती है सरकार, कर रही है, मदद दे रही है। मैं मानता हूँ घरकुल है, तो घरकुल भी यदि बोलोगे 1.5 लाख में नहीं बनती। अब इनका कहना है कि 1.5 लाख में झोपड़ी नहीं बनती,
मोदी सरकार 1.5 लाख रुपए देता है, लेकिन 1.5 लाख में झोपड़ी नहीं बनती। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार तो 60,000 रुपए देती थी, 65,000 कम थी ना, उस समय महंगाई कम थी, उस समय महंगाई कम थी। अभी महंगाई के हिसाब से उसका रेट और बढ़ा, बात रेट नहीं, लेकिन उस समय कैसा था, हर चीज का देते थे, उस समय वो रेट नहीं था। नहीं देखिए, उस समय 30-40-35 रुपए में सीमेंट की बोरी आती, 1.5 लाख हुआ ना, बात तो ये भी है। अपन मकान में मट्टी के मर जाते, वो मोदी सरकार कभी पैसे नहीं देता 1.5 लाख, तो अपन मट्टी के मकान में मर जाते। आज उसने सहारा किया, कर्ज बाजार हो जाए कुछ भी हो, लेकिन उसने सहारा किया तो आप सीधे अपने मकान में रह गए, नहीं तो नहीं रहते। बर्बाद नहीं हुआ, बर्बाद कोई नहीं हुआ। जो 1.5 लाख देख के 15 लाख, अपने जेब की कैपेसिटी देखा नहीं, जिसने दुनिया से 15 लाख का लोन लाया, लोगों को दिखाने के लिए बंगला बनाया, वो बर्बाद हुआ। मैंने झोपड़ी का लाभ लिया हूँ, मैं बर्बाद नहीं हूँ। मोटरसाइकिल लिया हूँ, पिछले साल बेडरूम में एसी लगाया, मेरे घर में पूरी पीओपी लगी हुई है, अभी 2 लाख रुपए का फर्नीचर बनवाया। कर्जा लिया था सिर्फ 1 लाख रुपए का, मेरी स्लैब 16 तारीख को है, इंदिरा आवास की। कोई बर्बाद नहीं होता, बर्बाद होने का शौक तुमको है। बर्बाद होने के, बर्बादी के अड्डे हमारे गांव में बहुत है, हमारे गांव में, मोगांव में बर्बादी के अड्डे वो है। मोदी सरकार बर्बादी का अड्डा नहीं है। आपको 270 स्क्वायर फीट का काम देते, आप बनाते हो 500 फीट। आवास योजना मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए। जिसके घर में लगी है बोलता है मोटरसाइकिल लिया, तुम्हारा नियम क्या है? यहाँ पे अरे वो तुम काम कर रहे हो, किसको बोलिए तो अमीरों को दो, गरीबों को छुट्टी लीजिए। नियम का पालन ग्राम पंचायत में करना चाहिए। मोदी उल्टी बातें करता, 2 रुपये ले लिया बात करता तू। नहीं हमको ये बुट्टे बरोबर भाई ने जो बोला कि भाई अगले व्यक्ति ने बोला कि भाई मेरा एसी है, पीओपी है, गाड़ी है, घोड़ी है, तो जिसके इतने सारे साधन है उसको मोदी सरकार झोपड़ी क्यों दे रही है? जी ना, हमने उस हिसाब से हमारी सेविंग रखे थे। हम सम्मान करता हूँ। उसकी भाई कहाँ पे? परिवार का ज्ञान तुम उसको ही क्या? परिवार चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर के बच्चे परिवार कहाँ है? किसी की जिंदगी खराब नहीं करना, वो शुरुआत है। आवाज सुन ले। आज मोदी ने मेरे को घर खोल दिया, आज मैं आबाद हूँ। आज तो मेरे को किसी कांग्रेस के सरकार में मेरे को सिर्फ संडास मिला था 12,000 की स्कीम, मेरे को सिर्फ 6,000 मिलते पर खा के। आज ये मोदी के सरकार में A to Z पैसा मिलता है। आज मोदी सरकार है तो सब कुछ है। कौन बोलता है बर्बाद होता है? ये बर्बाद अपने ज्यादा करेंगे तो बर्बाद होंगे। अभी मैं जब भी सुना, यहाँ कहा जा रहा था कि पहले मनमोहन के जमाने में अपनी अर्थव्यवस्था 3 नंबर पे थी करके बोल रहे थे। ये बात बिल्कुल गलत। अभी मोदी के समय में 3 नंबर पे अभी अर्थव्यवस्था है, और आने वाले और 5 साल में अगर मोदी सरकार आती है तो और 1 नंबर पे जाने वाली है अर्थव्यवस्था। बहुत सारी बहसबाजी हो चुकी है लोकसभा चुनाव को लेकर, आपने देखे होंगे मोगांव में गर्मा गर्मी का माहौल है। क्या बताना चाहोगे लोकसभा के चुनाव को लेकर? देखो, मैं सबसे पहले जो हमारे मतदाता बंधु है उनसे मेरा ऐसा निवेदन है, आपसी किसी चुनाव के चक्कर में आपसी मतभेद ना करें, और राष्ट्रहित में, देश हित में जो भी काम कर सकता है ऐसे व्यक्ति को अपन चुनाव में उनको मतदान करके ऐसे लोगों को विजयी बनाए। जो थोड़ा कम बुरा लगता है ऐसे व्यक्ति को मतदान करे, न कि अपने घरों में शांत बैठे रहे। और अभी जो जब जिले में जब मेरा घूमना हुआ उस समय मैं देखा कि कई लोगों के इसमें मानसिकता ऐसी है कि हम नोटा को दबाने वाले, लेकिन उन सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है, नोटा की बजाय जो भी कैंडिडेट होगा जो सबसे बुरा है उसको आप छोड़ दो, लेकिन जो उससे थोड़ा अच्छा है उस व्यक्ति को आप मतदान करना है। इतना ही बोलूंगा, और 100% देश में मतदान हो, इतने ही बोलूंगा मैं। जय श्री राम। भारत जो है ये कई धर्मों से बना हुआ देश है। सवाल है हिंदू मुस्लिम का, तो मुस्लिम आज ही देश में आया ऐसा नहीं है। जब देश स्वतंत्र हुआ तब से इस देश के आज़ादी में, देश के प्रगति में मुसलमानों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ तक कि शिवाजी महाराज के फौज में भी उस जमाने में मुसलमान थे। तो मुसलमान, भारत धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों का आदर है, और मुसलमानों से हमको कोई एलर्जी नहीं है।
वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपने भगवान को मान रहे हैं, हम अपने भगवान को मान रहे हैं। और हमारा ऐसा कोई उनने ऐसा कोई बुरा भला करने का सवाल नहीं, वो अपने रास्ते से जा रहे हैं, हम अपने रास्ते से जा रहे हैं। और ये सर्व संपन्न देश है, कई प्रकार के लोग, कई प्रकार के यहाँ हरे कृष्ण हरे रामा वाले भी है, विदेश के लोग यहाँ स्कैन खोल के बैठे हुए हैं, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी लोगों, सभी जो धर्म के लोग हैं उनसे हमको कोई तकलीफ नहीं है। सवाल है मतदान का, तो मतदान हर आदमी अपने अपने विचारों के अनुसार करता है। मनुष्य के विचार अलग है, मनुष्य के विचारों के अनुसार वो अपने मतदान करता है। और किसको किसे मतदान करना है कोई किसी को मनाही नहीं है, वो अपने स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकता है। लेकिन मतदान एक योग्य आदमी को हो जो प्रगति कर सके, गरीबों के साथ रह सके, बेरोजगारों को काम दे सके और देश के हित में काम कर सके, ऐसे लोगों को मतदान देकर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। यही मेरी जनता से अपील है। बस क्या बताना चाहोगे? 370 की बात थी, 370 की बात रुक चुकी थी। 370 की बात ऐसी कि पहली बात तो काफ़ी लोगों को पता नहीं 370 क्या है, और कुछ लोग तो ऐसे भी है कि जो पार्टी के है ना इतने यानी पक्ष का नेता गलत हो सही हो, लेकिन सिर्फ एक सिंबल के चक्कर में है ना वो 370 पता रहने के बाद में भी उसके प्रति बोलना नहीं चाहते। 370 इस देश के कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा कलंकित मुद्दा है। कश्मीर में, एक मिनट रुको, इस गांव में मैं सरवाटोला रांगडाले परिवार का भांजा हूँ। मेरे मामा ने, दोनों मामा आर्मी में नौकरी में थे। मैंने जब कश्मीर फाइल पिक्चर देखा था, मूवी देखा था, इस मेरे बाइट को ऑल इंडिया पे दिखाना, मैं अपने मामा जी से पूछा था, क्योंकि जनरली क्या होता है मैं पिक्चरों को सही नहीं मानता, मैं सोचता हूँ कि ये कथा कहानी है। मेरे मामा जी ने उस समय बताया था कि जब बारामूला में ये नरसंहार हो रहा था कश्मीरी पंडितों के साथ, उस समय मेरी वहाँ से 60 किलोमीटर दूर पोस्टिंग थी। तो मामू जी बोला मैंने ये बात सत्य है कि झूठ है? ये बोले जो दिखाया है वो सिर्फ 10% है, 90% आपको दिखाया नहीं गया। मैं मानता हूँ कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन हम इस देश को इतना भी धर्मनिरपेक्ष नहीं बना सकते कि कोई बाहर की आक्रांता ताकत इस देश के सच्चे सनातनी हिंदुओं की जड़ें तोड़ने की कोशिश करे। अगर करेगी तो ये तो सिर्फ गाय वाला है, इसके बाद चाय वाला आएगा और उस दिन देखना आलम कि क्या होगा। जय श्री राम। 370 का ऐसा है, अभी कुछ लोग करते हैं कि वो कश्मीर का मुद्दा था, वो अपने देश का मुद्दा है, लेकिन कश्मीर तो हमारे देश में है। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हमारा मुकुट है कश्मीर। और कश्मीर अगर हमारा अंग है, हम यहाँ पे रहते तो कश्मीर के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। कल ये बोलेंगे कि वो गोंदिया का मुद्दा है, हमारे गाँव का थोड़ी मुद्दा है। लेकिन चाहे कश्मीर हो, गोंदिया हो, गोरेगांव हो, लेकिन आज वहाँ है, लेकिन कल तो यहाँ होने वाला है वही। इसलिए 370, पहले क्या था, कश्मीर में कोई अपनी जगह नहीं खरीद सकता था, कोई रह नहीं सकता था। आज मोदी ने वहाँ पे 370 हटा के सबको एक जैसा अधिकार दे दिया। इनके कहने के हिसाब से मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। एनआरसी का विरोध करते हैं। सुनो, इनके कहने का जवाब दे रहा हूँ आपको कि ये बोल रहे 370 कश्मीर का मुद्दा है, तो केजरीवाल की ईडी भी दिल्ली का मुद्दा है, सरवाटोला का नहीं है। फिर का कोई ईडी यहाँ सरवाटोले पे किसी पे नहीं बैठी। एनआरसी का भी विरोध करते हैं। देश का चुनाव है, इसलिए देश की बात आती है। कैसा है कि आज देखो देश के अंदर घबराहट कहाँ शुरू हुई है, विचार करने की बात है। मैं क्या बोलता हूँ उसको अर्थ नहीं है। आज तुम्हारे दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जो हुआ, वहाँ पे कांग्रेस की नहीं चली, बीजेपी की नहीं चली, तो आज 70 सीटें में से 67 सीटें जिसने लाया, उस आदमी के अपनी कैसी तो भी अपनी वहाँ वांडरूवन की चलने को ना करके उस आदमी को अरेस्ट करा गया। ये कोई हमारा नहीं है, वो पक्ष का सवाल नहीं है। उसके पहले भी वैसे 4 आदमी गए थे, वही एक आदमी निर्दोषों के बारे हो गया है। ये केजरीवाल भी आएगा, सवाल वो नहीं है। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि जो भाजपा की फंसाया गया है, अपना शासन बिठाने के लिए फंसाया गया है। ये नरेंद्र मोदी की चाल है, ईडी सीबीआई ये नरेंद्र मोदी की चाल है। आज तक कोई दुनिया के अंदर कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ था जो शासन की चीजें कभी अपनी मुट्ठी में नहीं लिया था। जो इसके पहले भी और कोई नेता अरेस्ट हुए नहीं। अब्दुल कलाम को बनाया था राष्ट्रपति बनाया था, क्यों बनाया था? कि संत ने बोला है हर देश में भेष में तू तेरे नाम अनेक तू एक है। मैं मस्जिद में भी हूँ और मंदिर में भी हूँ। अपना वो बसता राम भजन, हम राम बसते हैं, वो अल्लाह बसता है, उसका नहीं। जिस समय राम वाली बात है, नरेंद्र मोदी गुजरात के बाहर नहीं निकलूंगा। यहाँ एक पैसा हम अपने खंडे में लगे दिया है अयोध्या के लिए। वहाँ आज भी आस्था है, उस समय भी आस्था थी और सामने भी आस्था रहेगी। राम मंदिर का किसी का विरोध नहीं है। ये कैसा हुआ मेरे को ये बता, प्राण प्रतिष्ठा किसको बोलते? आज जो प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर को तुमको इतनी जल्दी काहे की थी?
लोकसभा चुनाव के लिए जल्दी थी, बाकी कुछ नहीं है। मंदिर अधूरा है नहीं। हम खुद मंदिर में जाके आए हैं, हम खुद अयोध्या में गए हैं, दर्शन करके आए हैं। मंदिर अयोध्या का कोई कंप्लीट है ऐसी बात, पूरा कंप्लीट है। सिर्फ वहाँ पे देखिए गुम्बद बोलने को क्या होना, फिर अभी अधूरा काम शुरू हो रहा है, ये काय के लिए? हम अपना घर बनाते हैं, सुनिए, हम अपना घर बनाते हैं, अपनी जब छत हो जाती है, हमको अगर रहने के लिए नहीं तो वहाँ पे रहना चालू करके हमारे तुम्हारे और भगवान को रहने के लिए हमारा प्लास्टर करना, आज तक भगवान को सजाते रहते हैं ना। घर को तो हम अपनी उम्र भर सजाते हैं, घर को उम्र भर। ये सिर्फ लोकसभा चुनाव का सवाल है, बाकी कुछ नहीं है। हम क्या, हमारा घर अगर आजीवन उसको सजाते रहेंगे तो हम क्या आजीवन? उसके पहले ये नहीं था, अटल बिहारी वाजपेयी था, उस समय नहीं था राम मंदिर, उस समय भी था, उस समय राम का ये विचार नहीं था कि उस समय भी था, और वही जनता है, वही लोग है, सवाल वो नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी है कि मंदिर को राजनीतिक मुद्दा न बना जाए, हमारा बाकी और कुछ मतलब आपका कहना है ऐसा कि पार्टी अगर ये समझती कि राम मंदिर हमारा है, हमने बनाया है, उसका वर्चस्व अगर वो लेना चाहती है पार्टी लेवल पर, तो ये गलत है। राम पहले से हमारे बुजुर्गों से राम, जब हम पैदा नहीं हुए थे, खेल खत्म करो, हम जानते हैं। राम मंदिर को पिछले लागे नहीं करने का राम मंदिर का राजनीतिक मुद्दा बनाया किसने? उन्होंने बनाया। उन्होंने किस प्रकार से बनाया? आप उसका सवाल आप जवाब दो। अधूरा मंदिर को बोले, उसका आज भी पूरा काम नहीं हुआ, इनको जल्दी क्या थी? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? बोल दिया कि हम अगर अपना घर बनाते हैं तो उसको मेरा घर पता लगा, मेरा घर पता लगा, भगवान में रहेंगे क्या? भगवान को हमको क्या झोपड़ी में रखेंगे? हम बना दी क्या? और आज तक रद्द हो जाती है, बोला योजना रद्द होती है। हमको एक बात बताइए, राम मंदिर के कौन से आंदोलन से कांग्रेस जुड़ी है आज तक? ऊपर कैसे जुड़ेंगे? गौ सेवा के कौन से आंदोलन से कांग्रेस जुड़ी है आज तक? और कांग्रेस और भाजपा अलग अलग विचारधारा की। आप बताइए, कांग्रेस है सवाल, कांग्रेस सबूत मांगने वाली पार्टी है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक, विकास की बात बोलने हमारा चाहता हूँ, विकास की बात में बात करो। 2014 के पहले कितने नेशनल हाईवे थे? आज कितने हैं? 2000 में कितनी चीजें बिके थे, वो प्रधानमंत्री को पूछने को ना बताइए। कितने गोरे खाए, कितनी गैया खाए हो? एलआईसी का बताओ, एलआईसी का क्या हुआ? एलआईसी का क्या हुआ? एलआईसी चल रही है, वो तो इलेक्ट्रिक बोर्ड इसमें जा रहा है, हर जगह तो इलेक्ट्रिक बोर्ड, फिर तुम्हारा रेलवे में जा रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कितने मकान बनते थे, आज कितने बन रहे हैं? देखिए 8 साल में कितने दवाखाने थे और 10 साल में कितने एम्स बने। पहली बार नरेंद्र मोदी को बोला, किसके जमाने की स्कूल में स्कूल पढ़ा? हाँ, तो उस जमाने में 60, आप परसेंटेज निकाल लीजिए, 60 साल में कितने स्कूल थे और 10 साल में कितने बने दवाखाने? मेरे को ये बताओ, रोड कितनी बनी? आपने मकान बना और लड़के ने प्लास्टर कर लिया तो लड़का जाना हो जाएगा। वर्ल्ड में भारत की इज्जत कितनी है? आज से 10 साल पहले कितनी? देश बिक भी किया जो करता हूँ उसको कोई नाम नहीं। 8 सैनिकों को डंके की चोट पे लाया मोदी ने। एलआईसी वगैरह सब बिक गई, इलेक्ट्रिसिटी में प्राइवेट है, तुम्हारे बच्चों को अगर स्कूल मिले टाइम नहीं मिलेगा। क्या है? क्या बोले? क्या मोदी है, कोई कितना ही चिल्लाए, सिर्फ मोदी है और एक ही मोदी है, सिर्फ मोदी है, कोई कितना ही चिल्लाए। कांग्रेस की सरकार थी तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, मोदी की सरकार है तो आटे की भीख मांग रहा है। 70 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया। 370 तो चुपचाप दलाल बन के गया था नरेंद्र मोदी 14 के बाद में, 14 तक नहीं था ऐसा। मोदी है, पुणे में रहता हूँ, दिल्ली में रहते हैं। मोदी है, मोदी सबके तरफ मोदी है। कितने चिल्लाए दो, कितने गांड पकड़े दो, इनको कुछ नहीं होने वाला है। मोदी है बस। विपक्ष के पास में बोलने को कुछ भी नहीं बचा, इसलिए बोल रहे बेच बराबर है। नौकरियां कहाँ गई? ये बोल रहे देश भी काम तो जहाँ के वहाँ है, जहाँ के वहाँ है। कैसी होगी? उधर नहीं हुआ, ये रोड नहीं बने, मंदिर नहीं बने। बच्चे कितनी नौकरी में लग रहे हैं इस गाँव के? लोक संख्या कितनी बड़ी, लोक संख्या बड़ी तो उसकी नौकरियां निकलने को ना। लोक संख्या कितनी बड़ी, लोक संख्या कितनी बड़ी? दूसरी बात ये बोल रहे नौकरी कितनी लगी? तो एक स्कूल में अगर 7 मास्टर पढ़ाते तो 70 भरेंगे क्या? बंद हो रही है अभी, जिला परिषद स्कूल बंद हो रही है। अरे वो क्या बन रहा है? स्कूल बंद होगी। 1.25 लाख रुपए पगार लेने वाले हो रही है। 12 बजे आते हैं स्कूल में। पगार कम करने को रुपये नहीं मांगता। और ये शरद पवार का क्या करें? कांग्रेस के जमाने में सरकारी एक मिनट
सही दिशा में जा रहा है। ये यहाँ पर मुद्दों पर बात कम हो रही है, आलोचक बात ज्यादा हो रही है। दूसरी बात, हर पार्टी वाला अपनी अपनी बातें रख रहा है। बातें रखो, बातें रखने में कोई ये नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या की बहुत की। ये रोड रास्ते, ये देश का डेवलपमेंट, एरोड्रम, हवाई जहाज, एक सुई नहीं बनती थी अपने देश में। आज हवाई जहाज अपने देश में बन रहे हैं, तो ये किसकी देन है? क्या मोदी ने 10 साल में इकट्ठे बना हवाई जहाज? आप कांग्रेस के सरकार में कितने हवाई जहाज बने, आप बताइए। तो क्या मेरे को ये बताओ, एरोड्रम आज ही था क्या पहले ही था? आज उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई होंगे। आज बढ़ोतरी हुई। आज भारत के अंदर त्रिवेंद्रम में ये हवाई जहाज बनाने का कारखाना है, जहाँ हवाई जहाज बनते हैं। ये कोई मोदी के जमाने में नहीं हुआ है, तो कांग्रेस के जमाने में हुआ ना क्या? तो जिस देश में सूजी नहीं बनती थी, आज 10 साल में मोदी ने इकट्ठे तो ऊपर नहीं ले गया। हमारा देश बढ़ा ना। हमारा कहना ये नहीं है देश धीरे धीरे ये खट्टे पहले भी काम हुआ। हमारा कहना ये नहीं है कि काम नहीं हुआ, इसके पहले भी काम हुआ। लेकिन आप अगर विकास की गति की बात करें, उस समय गति ही नहीं थी। 60 साल तक आराम से हो रहा था काम, लेकिन 10 साल में इतने फास्ट काम हो रहा है। 10 साल में आप तुलना कीजिए, जैसे तुम्हारे आवक बढ़ेगी, बेच को तो अभी कर सकते हैं ना। बेच के कर रहे हैं अभी अर्थव्यवस्था आज किस चीज को बेच के किए ये बताओ। आज जो है ना अर्थव्यवस्था, आज अर्थव्यवस्था के हिसाब से पैसा इतना खर्च हो रहा है कि जहाँ 2 रुपए का काम 200 में हो रहा है। इतना फर्क पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट तो केंद्र शासन का नहीं है। देखो ऐसा है, 2 रुपए का काम 200 में इसलिए हो रहा है कि इससे पहले 150 में मजदूर मिलता था, अभी मजदूर की रोजी 550 है। ये बात को समझो। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम बोल रहे हो कि महंगा, तो तुम ये क्यों नहीं बोलते कि हमको जिस चावल के पीछे गवर्नमेंट 100 रुपया, 1 किलो के पीछे 100 रुपया खर्च करती है, कैसे करती है? कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मैं बता रहा हूँ। तुमको जो राशन दिया जाता है, 1 किलो राशन गवर्नमेंट को 100 रुपए का पड़ता है। कैसे पड़ता है? तुमको फ्री में दे रही है, तुमसे 22 रुपए में खरीद रही है। उस चावल को वाटअप करने के लिए तहसील ऑफिस में कर्मचारी, कलेक्टर ऑफिस में कर्मचारी, नागपुर कमिश्नर में कर्मचारी, IAS ऑफिसर, फूड इंस्पेक्टर, कमिश्नर, 100 रुपए। तो तुम ये क्यों नहीं बोलते कि ये महंगा कर दिया, ये फ्री में क्यों दे रहा है? ये तो फ्री में दे रहे हैं। एक मिनट हिसाब से बातें करेंगे, मेरे आराम से बात करो, आराम से। देखो भाई, हर एक पक्ष का जैसे जी हर एक अपने अरे सुनो ना, हर एक अपने पक्ष का एक एजेंडा रहता है। मुझे ये बताओ, अगर कांग्रेस अगर अभी खड़ी हो रही है तो उसका भी कोई एजेंडा बना होगा कि नहीं? वो भी तो देंगी ना भाई। उसका भाजपा का एजेंडा बना हुआ तो वो अपने एजेंडे के हिसाब से दे रही है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बैठी, उसका एजेंडा बना होगा तो वो भी देंगी। वो मेरे को ये बताओ कि तुम्हारी कांग्रेस के सरकार में प्रधानमंत्री है कौन? अरे सुनो, एक मिनट, जुलाई नहीं है तुम्हारे पास। सुनो, हमारे पास एक नहीं, प्रधानमंत्री के कांग्रेस में 10 दावेदार है। आप एक नाम गिना दीजिए। अभी इन्हें बोले कि चावल के लिए 100 रुपया लग रहा है। 100 रुपया किलो चावल का भाई साहब ने हिसाब नहीं दिए। उस समय भी कर्मचारी थे, आज गवर्नमेंट रेट 29 रुपया किलो के हिसाब से, जिसको मोदी फ्री में दे रहा है। और फ्री में नहीं दे रहा है, वो लोगों को GST के माध्यम से 200 रुपया एक आदमी का 1 महीने का वसूल कर रहा है, जिसमें 29 रुपये का 1 किलो चावल दे रहा है। देखिए, बात रही चावल की, सुनो देखिए, इसके पहले भी हमने देखे कांग्रेस की शासन में राशन मिलता था, लेकिन फ्री में नहीं मिलता था। वही जब राशन सड़ता था तो समुद्र में फेंकते थे, लेकिन आज सड़ने वाला चावल समुद्र में नहीं फेंकते। आज सड़ने की बात ही नहीं आती। उतना बिल्कुल लोगों को फ्री में राशन बांट रहा है। अगर चाहती तो कांग्रेस सरकार भी फ्री में लोगों को बांट सकती थी, लेकिन उसकी मानसिकता नहीं थी। उसकी मानसिकता गरीबी हटाने की नहीं थी, कांग्रेस की मानसिकता गरीबों को हटाने की थी। और आज मोदी कांग्रेस के जैसा नहीं रहा। मोदी गरीबों को नहीं हटाने की बात, गरीबी हटाने की बात करता है। इसलिए लोगों को फ्री में राशन देता था। और इसके पहले अगर चाहते तो कांग्रेस भी दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस समुद्र में राशन फेंकती थी। और आज मोदी सबके घर में राशन दे रहा है, 5 साल तक फ्री राशन दे रहा है। मैं ऐसा कहता हूँ कि भाई, ऐसा कोई दुनिया में बेवकूफ़ इंसान है, दुश्मन भी होगा तो उसको मारने की नहीं सोचता। पहली बात तो मारने की नहीं सोचता। तो कोई कांग्रेस सरकार ने किसी को मारने की नहीं सोचा, मोदी सरकार भी किसी को मारने की नहीं सोच रहा है। भाई आज हमारे पास में पुरवठा है तो हम दे रहे हैं। इसके पहले पुरवठा नहीं था। इसके
इसके पहले पुरवठा नहीं था। इसके पहले पुरवठा कैसा नहीं था? आज हम जो जितनी फसल जो निकाल रहे, तो हमारे पूर्वज इतनी फसल नहीं निकालते। भैया तो इसके पहले लोक संख्या भी कम थी, जब आवक कम थी, लोक संख्या भी कम थी, तो चाहते तो काम भी हो रहे हैं, वही हिसाब से हो रहा है। इसके लिए मानसिकता लगती है। हाँ, आज 145 कोटी लोग संख्या भी दे रहा है, ये बड़ी की नहीं बड़ी, इसके लिए मानसिकता की जरूरत है भैया। जगह तो उतनी जगह तो कम हुई ना भाई। एक बात मेरे को ये बोलना था, बड़ी अच्छी बात याद आई मुझे कि भाई एक मास्टर का रिटायरमेंट कितने साल में होता है? 58 साल में रिटायरमेंट होता है। तो उसको क्या घोषित किया करके रिटायरमेंट देते कि नहीं भी अब इसकी अकल गई। आज तुम 70-80 साल तक के 90 साल तक के राजकारण करते हो, तुम्हारी अकल नहीं गई। आप नाम बताइए, नाम बताइए भैया। नाम देखो, राजकारण में किसी का नाम नहीं बोलना है। यहाँ तो बीजेपी, सुनो बीजेपी में जो सीनियर नेता हो जाता है, सुनो बीजेपी में जो सीनियर नेता हो जाता है उसको टिकट नहीं मिलती, उसको घर बिठाया जाता है। लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियों में जो बूढ़े हो गए, जो बोल नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को भी राजनीति में लाए हैं। चुनाव लगी हुई है, एक तरफ है सुनील मेंढे तो दूसरी तरफ है प्रशांत पटोले, तो बीच में एक रडार की कगार है सेवक वागाए। आप किसे पसंद करते हो? जनता की बात सीधी कही जा रही है, कौन किसे पसंद कर रहा है? प्रशांत पटोले ये अच्छे और उत्कृष्ट उम्मीदवार है और आने वाले दिन के लिए भी सुशिक्षित और पढ़े लिखे क्वालिफाइड आदमी हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र में अधिकतर ज़्यादा मतदान तो प्रशांत पटोले कांग्रेस पक्ष के हैं, उन्हीं को पड़ेंगे। और सुनील मेंढे ये थोड़ा आक्रोश बुद्धि के रहने के कारण, आक्रोश नियम के रहने के कारण इनको वोट नहीं मिलने वाले हैं। जनता तो कहती है कि सबको वोट मिलना है, वो कहती है, जनता वाले कहते हैं कि हमको वोटिंग हो रही है, लेकिन ये सब गलत बात है। हम दिन भर में 40 से 50 गांव घूमते हैं, हमको सब मालूम है कि किसको वोट मिलने वाले हैं। प्रशांत पटोले ये विनर है और विनर रहेगा। और आगे पूछो, क्या पूछना? जैसे कि आपने बोले कि सुनील मेंढे कई क्वालिफाइड तो सुनील मेंढे भी है, क्वालिफाइड की बात कर। अरे लेकिन नए चेहरे देखो ना, नया चेहरा होना। अभी जो सुनील मेंढे को क्या हो गया, 5 साल निकाल लिया उसने, अभी और 5 साल नहीं देना चाहिए उसको। हमारा कहना ऐसा ये कहते हैं कि नए चेहरे को देखो, नया चेहरा आने के बाद में 5 साल तो उसको सीखने के लिए लगते हैं। 5 साल जब सीखने के लिए लगले, विकास कब कर लेंगे भैया? मेरे को ये बताओ, पढ़े लिखे क्या बोलते हैं, ये बात बोल रहे हैं कि सीखने को 5 साल लगेंगे, तो मेरे को बताओ बूढ़े लोगों को ही अगर 4 दिए तो फिर नए पढ़ेंगे कब और कब चले आगे जाएंगे? मेरे को ये बताओ। मेरा कहना ये है आपसे, मेरा कहना ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात कही डॉक्टर प्रशांत पटोले के बारे में। तो प्रशांत पटोले वेल क्वालिफाइड है, सुशिक्षित है। तो प्रशांत पटोले जी का एजुकेशन क्या है? क्या बोले? प्रशांत पटोले जी का एजुकेशन क्या है? क्या पढ़े लिखे? प्रशांत पटोले का एजुकेशन क्या है? वो डॉक्टर है। कौन से डॉक्टर है वो? कौन से डॉक्टर है? तुम बताओ ना, तुम बताओ। डॉक्टर है इतना मालूम है, कौन सा डॉक्टर है ये नहीं मालूम। डॉक्टर तुम भी डॉक्टर मैं हूँ, मैं वेटरनरी का डॉक्टर हूँ, लेकिन वो आदमी के डॉक्टर है इतना मालूम। और सुनील मेंढे पढ़े लिखे नहीं है, ये कहना ये मेरा कहना है। सुनील मेंढे, इधर सुनो, आपकी गलतफहमी मैं दूर कर रहा हूँ। सुनील मेंढे जो है खुद सिविल इंजीनियर है। इंजीनियर रहने से नहीं, डॉक्टर रहने से बहुत बड़ी चीज होता है। क्या हो गया? अमेरिका से वो अभी डिग्री प्राप्त करके अमेरिका से बहुत बड़ी डिग्री लेकर के आया हुआ है अभी यहाँ पे। अमेरिका से डिग्री लेके आए हैं, लेकिन वो राजनीति में पारंगत नहीं है ना। पारंगत नहीं है, लेकिन उसको राजनीति में पारंगत तो सीखने के लिए लगेंगे भैया। उनको राजनीति में अगर पारंगत करना है तो पहले मोहगांव का सरपंच बनाओ, उसके बाद में उनको खासदार बनाओ। पहले मोहगांव का सरपंच, उसके बाद में तुम वही ये बताओ। ऐसा है कि पढ़ा लिखा कम बात बोलेगा, ज्यादा बात नहीं करेगा। अभी तक आपने मोहगांव भुज की जो देखे लोकसभा चुनाव को लेकर बातें क्या थी, सुनील मेंढे के बारे में राय क्या थी, भाजपा सत्ता के बारे में राय क्या थी, डॉक्टर प्रशांत पटोले के बारे में राय, कुछ कांग्रेस के बारे में भी राय रखे। कुछ लोगों ने 70 साल में कितना विकास किए, 10 साल में कितना विकास हुआ, कितनी जीएसटी को लेकर भी बवाल खड़े हुए। तकरीबन 1 घंटे का डिबेट चला, आपने आमना सामना जरूर देखे। ऐसे ही हम आपको जनता के बीच में क्या कहना है, जनता की सीधे दिल की बात हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।